जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। चलिए देखिए, आपका जो ये लेक्चर सीरीज चल रहा है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सीख भी रहे हैं। और आज का जो मेरा लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का 7वां लेक्चर है। दिस इज़ माय 7th लेक्चर और ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योमेट्री। रेसिस्टिविटी कुछ केस में कांस्टेंट भी था और कुछ केस में वेरिएबल था। हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस को देखा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। आज के लेक्चर में हम लोग एनर्जी का एनालिसिस करेंगे एंड देन ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। राइट। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेकर रेडी हो जाएं, अच्छे से नोट्स को बनाएं। देखिए अब भी वक्त बचा है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ये सोचते हैं कि ये लॉकडाउन चल रहा है, चलो हम बाद में पढ़ लेंगे, देखिए ऐसे समस्याएं, इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो इन सारे प्रॉब्लम से ऊपर उठकर आपको अपने करियर के लिए कुछ करना होगा। एट द एंड आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने फिजिक्स क्यों नहीं सीखा, कोई लॉकडाउन का बहाना नहीं ढूंढेगा, आपने कैसे सीखा। सो आप लोग थोड़े फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो जाइए, अच्छे से बैठ के लेक्चर को सुनिए और एक एक पॉइंट पर कंसीडर कीजिए। डाउट भी पूछिए, जो मैं असाइनमेंट दिया हूँ वो बनाइए। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो डाउट पूछ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर आप असाइनमेंट नहीं बनाते हैं तो अल्टीमेटली आपको ही घाटा होने वाला है। हम लोग तो इतना मेहनत करके असाइनमेंट बनाते हैं, हर असाइनमेंट में 50+ क्वेश्चन देते हैं। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूला हूँ। हाँ, जो चीज़ें क्लास में दी जाती थी वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से आप परेशान हैं मैं भी परेशान हूँ, लेकिन कहते हैं ना लूजर काउंट्स प्रॉब्लम। अगर आप लूजर हैं, हम लूजर हैं, तो प्रॉब्लम काउंट्स करेंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग सीख लें, पढ़ लें, अच्छा कर लें। तो चलिए आज हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक सर्किट डायग्राम, एक्चुअली मैं जो रजिस्टर है उसको, एक रजिस्टर का ऐसा एक सिंबल होता है इस तरीके से, ये रजिस्टर का सिंबल है, ये रजिस्टर का सिंबल है। राइट। इसमें कोई टर्मिनल नहीं होता है कि कौन प्लस है कौन माइनस। हाँ, जब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा तब इसमें सिंबल होगा कि कौन एंड प्लस होगा और कौन एंड माइनस होगा। अब इस रजिस्टर को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। देखेंगे ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। राइट। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। सर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं, आप ईएमएफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। यस बोलेंगे, एक्चुअली ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ है, आगे के लेक्चर में आएगा तो उस पर भी चर्चा होगी। अब ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इस तरह से मैंने उसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया है। ये डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। राइट। अब जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया, एक यहाँ पर हम की लगा देते हैं और की को हमने ऑन कर दिया तो इधर से करंट जाएगा ऐसे। और मैं कहता हूं कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकला तो याद रहे कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट वापस भी आएगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से करंट निकला कुछ और इस टर्मिनल में, इसके नेगेटिव टर्मिनल में करंट कुछ आया, और ये अलाउ नहीं है भाई। निकला और ये रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस को मैं R कहता हूँ।
मैं देखिए इसको कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ बी, इसके टर्मिनल को, और इसको कहता हूँ सी, इसको कहता हूँ डी। मैंने ऐसा नाम लिया। अगर मैं ये सर्किट बना रहा हूँ तो एक रजिस्टर और बैटरी को एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया। ये वायर को ज़रा ध्यान से देखेंगे, और कहा जाता है कि ये एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, कोई भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो यहाँ ये पॉइंट, इसमें कोई भी एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर मेरे से कोई पूछे इस पॉइंट सी और पॉइंट ए के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे 0। यहाँ पर यहाँ का क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का होगा हर जगह का वही पोटेंशियल होगा। मतलब ए और सी एक ही पॉइंट है। अगर ये आइडियल कंडक्टर है, अगर ये ऐसा कंडक्टर जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। उसी तरह से इस पॉइंट को ज़रा देखेंगे ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये भी आइडियल कंडक्टर है और सभी के सभी इक्वल पोटेंशियल है। यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। हाँ, जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एक रजिस्टर है, अब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हुआ है तभी यहाँ से यहाँ करंट पास कर रहा है आई, राइट। तो अगर ये आइडियल सर्किट है और ये सर्किटल एलिमेंट है रजिस्टर, ये बैटरी है, तो मैं कहूँगा कि अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं कहूँ कि भी सी डी बराबर भी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी अगर भी है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी ऑल्सो भी। दिमाग में ये बात आई? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आइडियल सर्किट है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ भी है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पॉइंट ए है वही पॉइंट सी है, जो पॉइंट बी है वही पॉइंट डी है, राइट। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ का तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल गया, भी। अगर मैं कहूँ कि ये सर्किट ऑपरेट हुआ इफ current I is flowing for टाइम डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टाइम के लिए इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो चार्ज कितना सप्लाई होगा, देन चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी और सोर्स इज आई इंटू डेल्टा टी, राइट। अब जरा देखेंगे, अगर ये बैटरी कंटिन्यूसली चार्ज सप्लाई कर रहा है, मतलब करंट डेवलप हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा। तो जो एनर्जी यहाँ ये दिया बैटरी, वो कौन ले लिया, ये। तो अब मैं कहूँ कि ये बैटरी के द्वारा जो एनर्जी लॉस किया गया है, जो बैटरी के द्वारा एनर्जी लॉस किया गया है, या मैं कहूँ कि वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय सेल और बैटरी। देखिए ये भी दोनों अलग अलग चीज़ है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सेल अलग है और बैटरी अलग है। विल बी कंज्यूम्ड बाय, विल बी consumed by the resistor, right. So work done
ये जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनर्जी। ये एनर्जी लॉस ये कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे Q इंटू डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको V, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है, समझ रहे हैं मेरी बात को। और Q का वैल्यू भी मिल गया I इंटू डेल्टा T। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इंटू डेल्टा T इंटू V। क्लियर है, I इंटू डेल्टा T इंटू V लिख सकते हैं हम लोग, लिख भी दिए। अब जरा देखेंगे ध्यान से, ये तो हमको मिल चुका है। अब मैं ये कहूँ कि चलो वर्क डन, ये जो था, जो सेल ने वर्क डन किया, इसकी एनर्जी कौन कंज्यूम करा दिया, ये रजिस्टर। और ये एनर्जी पता है किस फॉर्म में जाता है, हीट के फॉर्म में जाता है। अगर ये बिल्कुल भी रेडिएशन ना कराए तो टोटल के टोटल ये जो सेल वर्क डन करेगा ये कहाँ चल जाएगा, हीट के फॉर्म में, राइट। अब वो भी चर्चा होगा कि एफिशिएंसी कितना है, कैसा डिवाइस है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम, ये तो हमको मिल गया वर्क डन या एनर्जी लॉस। तो पावर, अगर मेरे से कोई पूछता है, अच्छा फ्रॉम ओम्स लॉ हमें जो एनर्जी लॉस का वैल्यू मिला है, एनर्जी लॉस जिसको हम हीट भी कहते हैं, हीट डेवलप, वो कितना मिला है आपको, मिला है I इंटू V इंटू डेल्टा T। आपको ओम्स लॉ से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R। हम चाहेंगे तो इस वैल्यू को भी यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ज़रा देखेंगे पावर, मतलब फिर से अगर कोई मेरे से पूछा कि एनर्जी लॉस कितना होगा, एनर्जी लॉस या हीट डेवलप कितना होगा भाई, तो इसका वैल्यू इसमें रखते हैं। तो लिखेंगे I स्क्वायर R इंटू डेल्टा T, या एक और भी फार्मूला मेरे पास है, V इंटू I इंटू डेल्टा T। अब हम ओम्स लॉ से ये लिखे हैं वैल्यू। तो पावर मेरे से कोई पूछता है कि पावर डेवलप्ड या पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, तो आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क डेल्टा W बाई डेल्टा T, या हम कह सकते हैं एनर्जी लॉस, ये जो वर्क डन है, बाई डेल्टा T। तो कितना हो जाएगा भाई, अभी वैल्यू क्या मिला, I स्क्वायर इंटू R इंटू डेल्टा T बाई डेल्टा T। तो हमको मिल जाएगा I स्क्वायर इंटू R। अगर इसमें हम डिवाइड करते तो हमको क्या मिल जाता, हमको मिल जाता V इंटू I। अच्छा, कभी कभी हम I को हटाना चाहते हैं तो एक और हमको पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको P से डिनोट करेंगे, पावर डेवलप। एक तो हमको क्या मिला है, I स्क्वायर इंटू R, एक और कौन सा फार्मूला मिला है, V इंटू I। ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं चाहूँ कि इस V को हटा दूँ, तो अगर V को मैं हटा दूँ तो V बराबर हमको, या V के फॉर्म में लिखूँ I को हटा दूँ, तो यहाँ से ज़रा देखेंगे आपको I बराबर क्या मिल जाएगा बाबू, V बाई R, ये लिख सकते हैं। तो क्यों ना I का वैल्यू मैं इसमें रख दूँ, तो हमको एक फार्मूला और मिल जाएगा V स्क्वायर बाई R। अरे वाह, ये तो पावर का 3 फार्मूला आ गया, मतलब कि हीट जो डेवलप होगा उसके भी 3 फार्मूले आ जाएंगे। तब मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि सर ये तो 3 फार्मूला है, क्या चक्कर है, किस फार्मूले को कब यूज करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल्स करूँगा जब मैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर आपको पढ़ा दूँगा। जैसे कि सीरीज, ढेर सारा रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे,
पैरेलल में रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, रेटिंग के कंडीशन में ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसका भी हमें आंसर मिल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि पावर का भी फार्मूला हमको मिल चुका है, एनर्जी या हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका भी फार्मूला मिल चुका है। अब मेरे मन में एक छोटा सा प्रश्न है कि सर जो हाउस होल्ड होता है, जो घर में हम बिजली यूज करते हैं, कभी भी हम देखते हैं उसका वोल्टेज बहुत कम होता है, जैसे 220, 440। लेकिन एक पावर स्टेशन से रिमोट एरिया पर जब या किसी सिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है तो बहुत हाई वोल्टेज भेजा जाता है, 33,000, 11,000। तो इतना हाई क्यों भेजा जाता है? मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपके भी मन में प्रश्न आएगा कि जब हमें बल्ब जलाने के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको ऑपरेट कराने के लिए 220 वोल्ट ही चाहिए, तो ये पावर स्टेशन वाले इतना ज़्यादा क्यों भेजते हैं, 33,000 क्यों भेजते हैं? तो मेरा आंसर होगा टू अवॉइड द लॉस ऑफ एनर्जी। ये क्या कह रहे हैं सर, ये एनर्जी लॉस को कैसे अवॉइड करेगा? एक्चुअली क्या होता है कि जिस केबल से इलेक्ट्रिक करंट को भेजा जाता है उसमें भी कुछ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, उसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता है, वह रजिस्टर की तरह काम करने लगता है। अब भाई जहाँ रजिस्टर है वहाँ तो हीट डेवलप होगा, और हीट डेवलप होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। तो लोगों ने क्या किया कि बहुत हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह माइल्स ऑफ किलोमीटर दूर जब भेजते हैं, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, बहुत दूरी पर, तो बहुत दूर जा रहा है तो बहुत लंबा वायर भी हो जाएगा ना, और बहुत लंबा वायर होगा तब तो रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भी अगर होगा तो तब तो लॉस ऑफ हीट हो जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है वो तो खुद बिक जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, हाई वोल्टेज दे दिया। अब इस फेनोमेना को हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लोग क्रिएट करता है। इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ये बार बार हमारे दिमाग में आता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। चलो मान लो कि एक बहुत दूर से पावर स्टेशन से किसी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी भेजा जा रहा है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो V है। V पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है एक सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई कर रहा है किसी सिटी में, और वो जो सिटी है, वो जो सिटी में जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ हो रहे हैं, मैं उसके रजिस्टर के रेजिस्टेंस को R मान रहा हूँ, कैपिटल R, और मैं मान रहा हूँ कि वो जो करंट सप्लाई कर रहा है I। तो जो सिटी में पावर डेवलप हुआ है वो पावर कितना हो जाएगा, पावर डेवलप्ड या पावर सप्लाइड बाय द पावर स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशन, तो क्या हो जाएगा, V इंटू I। जरा ध्यान से सुनेंगे, कहानी क्या है कि एक पावर स्टेशन है जो किसी सिटी में करंट I सेंड कर रहा है, और जहाँ पर ये यूज़ हो रहा है उसका रेजिस्टेंस R है, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा है। तो जो स्टेशन पावर डेवलप करेगा वो कितना हो जाएगा, V इंटू I। चलो इस इक्वेशन को मैं I मानता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि लेट RC बी द रेजिस्टेंस ऑफ केबल। वो जो केबल है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसका रेजिस्टेंस RC है, राइट। सो पावर लॉस बाई केबल PC, तो PC का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई,
आई स्क्वायर इंटू आर सी। आई क्या था, जो केबल था जिसे करंट आई जा रहा था और उस आई करंट को हाउस होल्ड में या किसी इंडस्ट्रीज में यूज किया जा रहा था। अब इस इक्वेशन से ज़रा देखेंगे, इस इक्वेशन से हम यहाँ से क्या आई का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, P बाई वी। तो उस आई के वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, पी सी इज इक्वल टू पी बाई वी इंटू आर सी। और ज़रा देखेंगे ये वाला वैल्यू मैंने हटा दिया, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा पी स्क्वायर इंटू आर सी बाई वी। अब ज़रा देखेंगे ये क्या है, पावर। कौन सा पावर, जो स्टेशन सप्लाई कर रहा है जिसके से जैसे कि आई करंट डेवलप हुआ है। ये आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द केबल। ये देखो बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए हम अच्छे वायर को लेते हैं, बढ़िया सा वायर लिया जाता है जिसमें ज़्यादा, इसलिए हम बार बार वायर को चेंज करते रहते हैं लोग वहाँ पर हर 2 साल 4 साल पर, ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो लॉस ऑफ पावर है ड्यू टू केबल वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है भाई। इस रिजल्ट को ज़रा ध्यान से देखो कि अगर वी इंक्रीज करता है तो लॉस ऑफ पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और पता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपको यूज करना है 220 वोल्ट, होता कितना 11,000। अब सोचो 11,000 हो जाएगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लॉस ऑफ पावर, तो क्या लॉस ऑफ पावर बाई केबल मिनिमाइज नहीं हो जाएगा। इसीलिए जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में या पावर जहाँ पर इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है वहाँ से जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो विथ हाई पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ताकि केबल के द्वारा जो लॉस ऑफ पावर हो वो मिनिमाइज हो। बट इसमें भी अब एक ड्रॉबैक आता है, जब बहुत हाई पावर, बहुत हाई वोल्टेज का जब करंट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, जाता है केबल से, तो वहाँ से एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि खेत से होके जा रहा है, किसान खेती कर रहा है और बाय द वे उसका वायर बहुत नज़दीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते रहता है या वो बहुत सेंसिटिव जोन बना देता है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आप लोग इस तरह के जगह से बचें जहाँ पर बड़ा सा केबल जाए जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बहुत हाई हो। चलो ये हम लोग सीख गए। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली हम कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाते हैं या घरों में जब यूज करते हैं तो ढेर सारा उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो सभी इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना रेजिस्टेंस होता होगा, मतलब रजिस्टर है तो रेजिस्टेंस होता होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे होता होगा, किस तरह से कौन सा कितना एनर्जी का डिसिपेशन कर रहा होगा, उन चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, देखेंगे अब ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। ये ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर 3 तरह से होता है, एक सीरीज ग्रुपिंग, एक पैरेलल ग्रुपिंग और एक होता है मिक्स ग्रुपिंग। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, फिर भी इसके टेक्निकल टर्म को हम लोग सीखते हैं। जैसे सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग का मतलब क्या है, अगर मैं ऐसे जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर को एंड टू एंड अगर कनेक्ट कर देते हैं, एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसे ग्रुपिंग को कौन सा ग्रुपिंग कहेंगे। डायग्राम को देखो, जैसे ज़रा देखो एक रजिस्टर है इस तरीके से, ये रजिस्टर है एक, इसके साथ एक और रजिस्टर कनेक्ट हो गया, एक और रजिस्टर कनेक्ट हो गया, इस तरह से ढेर सारे रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट हो गए। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को कहूँ R1, इसके रेजिस्टेंस को R2, इसके रेजिस्टेंस को R3, और ये क्या हो जाएगा, एन रजिस्टर है तो इसके रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, RA। और मैं इसको एक सेल के थ्रू या बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ऐसे ग्रुपिंग को कहेंगे
सीरीज ग्रुपिंग। जरा देखेंगे ध्यान से, एंड टू एंड, जैसे इसके दो एंड है ए बी, तो इसका एंड इसके साथ, इसका एंड इसके साथ, इसका एंड ऐसे कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, ये बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये करंट सप्लाई करेगा आई, तो ये करंट यहाँ से जाएगा तो फिर ये नेगेटिव वाले टर्मिनल में फिर वापस आएगा। उल्ट, ये डायरेक्शन गलत मैंने दिखा दिया, इस तरीके से होगा। तो ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये करंट यहाँ से चला ऐसे, तो इसी रास्ते से इसको जाना है ना, तो इससे भी करंट आई जाएगा, इससे भी करंट आई जाएगा, इससे भी आई जाएगा, इससे भी आई जाएगा, और यही करंट फिर इधर से वापस होते हुए इस टर्मिनल में वापस आ जाएगा। मतलब कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलेगा, नेगेटिव टर्मिनल में उतना ही करंट आएगा। ये दिमाग में सेट कर लेना है। आगे के कॉन्सेप्ट, आगे के ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। अब ज़रा सोचेंगे, सर बैटरी ने करंट प्रोड्यूस किया आई, और ये करंट किस पर डिपेंड करता है? ये सब रजिस्टर पर। तो सारे रजिस्टर से सेम करंट, चाहे किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस कुछ भी हो, irrespective of resistance of resistor, if these resistors are connected in series, then same current will flow through all resistor। मीन्स सीरीज ग्रुपिंग का एक मजेदार पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है कि अगर ये सारे के सारे रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इसका रेजिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, बट सबसे करंट क्या जाएगा? सेम, इक्वल करंट जाएगा। तो करंट जा रहा है, मीन्स कि अब ये इशू नहीं है सीरीज ग्रुपिंग में कि किस रजिस्टर से कितना करंट जाएगा। हाँ, एक चीज़ का इशू है कि सर इस एक बैटरी था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अब डिपेंड करता है कि ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है। मीन्स कि यहाँ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस का, राइट। तो जरा देखेंगे, मतलब कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। हाँ, अगर रजिस्टर सब सेम होंगे, सबका रेजिस्टेंस सेम होगा तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे। मीन्स इन सीरीज ग्रुपिंग डिवीजन ऑफ पोटेंशियल टेक्स प्लेस। सो मैं कहता हूँ ये जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, इसके अक्रॉस V3 है, इसके अक्रॉस V4 है और इसके अक्रॉस VN है। तब तो हम कहेंगे कि ये जो V पोटेंशियल है वो कितने भागों में बट गया? N भागों में। V1 प्लस V2 डॉट डॉट प्लस VN, राइट। देखिए सर, ये ग्रुपिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रुपिंग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकें। लेकिन आपके इस 12th क्लास में इसका इतना बड़ा रोल नहीं है। हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि अब फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, अब मैं क्या करता हूँ कि इक्विवेलेंट रजिस्टर, जैसे कि ये पूरा रजिस्टर मिलकर इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहा है आई, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जो है एक और सर्किट बनाइए, देखिएगा ध्यान से, और उसमें एक रजिस्टर लगाइए और उसी तरह के बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। और मैंने कर भी दिया आपके सामने, जरा देख लीजिए। अगर n रजिस्टर मिलकर जितना इस बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे थे, ये रजिस्टर उतना ही करंट अकेले ही इस बैटरी से ड्रॉ कर दे, तो इस रजिस्टर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर टू द n रजिस्टर, एंड इसके रेजिस्टेंस को कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इससे भी करंट कितना गया आई। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, अगर ये आइडियल वायर है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होगा? यहाँ पर। तो ये जो इक्विवेलेंट रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? भी
जो बैटरी के अक्रॉस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं, ईएमएफ नहीं बोल रहे हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें, हम लोग जस्ट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में भाई मेरे। तो अब बताओ कि V बराबर यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब V1 का वैल्यू, इससे करंट कितना जा रहा है I, तो क्या लिखेंगे I इंटू R1। V2 का वैल्यू I इंटू R2 डॉट डॉट Vn का वैल्यू I इंटू Rn। तो मैंने क्या देखा कि ये I सब में कॉमन हो रहा है, राइट। सो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn। देखो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कुछ लोग RS से भी डिनोट करेंगे क्योंकि ग्रुपिंग इन सीरीज है, राइट। तो इसको लेकर के ज़्यादा आप टेंशन होने की ज़रूरत नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि सारे रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है, मतलब R1 बराबर R2 बराबर R3 डॉट डॉट बराबर Rn इक्वल टू R, तो ये R इक्विवेलेंट या RS कितना हो जाएगा भाई N इंटू R। आप देख ली खुद, मतलब कि 5 अगर रजिस्टर है, सबका रेजिस्टेंस सेम R है, अगर वो सीरीज में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 5 इंटू R। N रहेगा तो N इंटू R। क्लियर हो गया। अब सुनेंगे, ये तो हमने अब पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो ज़रा देखो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवीजन ऑफ पोटेंशियल हुआ है। तो मेरे से कोई कहता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, जैसे R2 का वैल्यू निकालो, अब आराम से निकाल सकते हैं, सॉरी V2 का वैल्यू निकालो, V3 का वैल्यू निकालो। तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R। जरा ध्यान से देखना भाई मेरे, और I सब में सेम है, I सेम है, इसका मतलब कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा R। तो मेरे से कोई कहता है कि अब बताओ सब में सेम करंट जा रहा है, तो V1 रेशियो V2 रेशियो V3 डॉट डॉट रेशियो Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2 डॉट डॉट रेशियो R3 डॉट डॉट रेशियो Rn। चूँकि करंट तो सब में सेम हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे अब मेरे से कोई V1 पूछ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम I निकाल लेते हैं। तो बोलो भाई I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई R इक्विवेलेंट, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, ये बैटरी का V है, R इक्विवेलेंट कितना मिला है R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस R। देखेंगे ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब एक से ज़्यादा रजिस्टर मिल जाए और करंट का फार्मूला लिखना है तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कहाँ लेंगे, उस बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस टोटल रजिस्टर कितना है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। तो अब हमको अगर कोई कहे कि चलो V1 निकालो, तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे I इंटू R1। तो क्या मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn इंटू V। उसी तरह से V2 कितना मिल जाएगा भाई I इंटू R2। तो क्या लिखेंगे R2 बाई R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn इंटू V। उसी तरह से अगर N1 का पूछे Vn, तो बोलो क्या लिखेंगे I इंटू Rn। तो क्या लिखेंगे Rn बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn इंटू V। इसी बिहाफ पर हमसे जब कोई रेशियो पूछा था तो हमने डायरेक्ट लिखा था V1 रेशियो V2 डॉट डॉट V3, ये हो जाएगा Vn बराबर क्या हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3 डॉट डॉट R। याद रखेंगे आप लोग। अच्छा चलिए, अभी सीरीज में हमने रजिस्टर को लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, लेकिन हमसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पता है क्या कि सर इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी भी तो निकालना पड़ सकता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी तो निकालना पड़ सकता है। तो चलो उसको भी देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। देखेंगे अब क्या है,
मेरे पास एक हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी निकालना है। एक्चुअली ये जो रजिस्टर था मैंने सिंबॉलिक फॉर्म उसका चेंज किया, बात वही है। मैं दिखा रहा हूँ कि ये देखो रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R1 है और जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L1 है और इसका रेसिस्टिविटी ρ1 है, कंडक्टिविटी σ1 है। इसका रेसिस्टिविटी ρ2 है, कंडक्टिविटी σ2 है। इसका रेसिस्टिविटी ρ3 है, कंडक्टिविटी σ3। उसी तरह से इसका ρn है और कंडक्टिविटी σ है, राइट। तो हमें कह रहा है कि अगर सबका रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दिया हुआ है, अगर सबको एक साथ सर्किट में हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगा। अभी जो हमने लिया है सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, अलग अलग भी हो सकता है, इसको लेके बहुत टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जो दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। अभी हमने क्या लिया है सेम, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है अलग अलग, बस तरीका देखें। तो जरा बताओ दोस्त, R इक्विवेलेंट बराबर हमने क्या निकाला है, अभी यही निकाला है R1 प्लस R2 डॉट डॉट प्लस Rn। अब इसके बदले में मैं फिर से एक बनाता हूँ सर्किट और यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। कुछ इस तरीके से इसका अब भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया, चूँकि सबका सेम है सबको मैंने एक साथ जोड़ दिया है। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 डॉट डॉट प्लस Ln। इसके रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट, इसके रेसिस्टिविटी को ρ इक्विवेलेंट और कंडक्टिविटी को σ इक्विवेलेंट कहेंगे। देख लिए आप लोग ध्यान से। अब जरा देखेंगे, आपको पता है एक फार्मूला क्या, तो R इज इक्वल टू ρ इंटू L बाई A, याद आया। मतलब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, ρ इक्विवेलेंट इंटू टोटल लेंथ L1 प्लस L2 डॉट डॉट प्लस Ln बाई A, राइट, बराबर। अब R1 को क्या लिख सकते हैं, ρ1 इंटू L1 बाई A। R2 को क्या लिख सकते हैं, ρ2 इंटू L2 बाई A डॉट 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 प्लस Rn को क्या लिख सकते हैं, ρn इंटू Ln बाई A। ध्यान से देखेंगे, ये मिल चुका है। अब A सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। सो ρ इक्विवेलेंट बराबर हमको क्या मिलेगा, ρ इक्विवेलेंट बराबर मिल जाएगा ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 डॉट डॉट प्लस ρn Ln बाई L1 प्लस L2 डॉट डॉट प्लस Ln। फॉर टू रजिस्टर तो क्या लिखेंगे, ρ इक्विवेलेंट बराबर ρ1 L1 प्लस ρ2 L2 बाई L1 प्लस L2। n रहेगा तो n को लिखेंगे। अगर मैं कहूँ इफ L1 बराबर L2 बराबर L हो, सो ρ इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। अगर n रहता तो क्या लिखते, ρ1 प्लस ρ2 डॉट डॉट ρn बाई n। अगर सबका लेंथ सेम रहता तो ये हम लोग लिखते। चलो भाई, इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी निकालना सीख गए, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। ये था इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है ना। ये था आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टिविटी, राइट। अब हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना, तो आपको पता है रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। यहीं पर ज़रा देखिए कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो रिजल्ट हमने ऐसे लिखा था, अब कैसे लिखेंगे भाई, R इक्विवेलेंट के जगह पर 1 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू L1 प्लस L2 डॉट डॉट प्लस Ln बाई A। मीन्स सब डाटा हमने सेम रखा है, बस रेसिस्टिविटी के जगह पर क्या लिख दिया है,
कंडक्टिविटी। एंड रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है बता दो, कंडक्टिविटी। बाकी सब तो सेम वैसे ही रहेगा। उसी तरह से इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 1/ρ1 L1/A प्लस 1 सिग्मा 1 है, नॉट ρ1, 1/σ2 इंटू L2/A डॉट डॉट 1/σn इंटू Ln/A। आपको दिख रहा होगा कि ये A कैंसिल हो रहा है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो L1 प्लस L2 डॉट डॉट प्लस Ln बाई सिग्मा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1/σ1 प्लस L2/σ2 डॉट डॉट प्लस Ln/σ। अब आपको जो डाटा दिया रहेगा दोस्त L1 L2 का वैल्यू, तो क्या यहाँ से सिग्मा इक्विवेलेंट नहीं निकाल लोगे, डेफिनेटली। अच्छा, फॉर 2 रजिस्टर के लिए क्या लिखेंगे जरा देखो, L1 प्लस L2 बाई सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर L1/σ1 प्लस L2/σ2। अगर मैं कहूँ इफ L1 बराबर L2 बराबर L हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L/σ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L/σ1 प्लस L/σ2। L तो कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2/σ इक्विवेलेंट बराबर 1/σ1 प्लस 1/σ2। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो σ1 प्लस σ2 बाई σ1 इंटू σ2। अब रो इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो क्या मिल जाएगा, देखेंगे हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं, सबको कर दें। ये मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, जगह फुल हो चुका है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखेंगे, देखिए तो हमको क्या मिला है, 2/σ इक्विवेलेंट बराबर σ1 प्लस σ2 बाई σ1 इंटू σ2। रेसिप्रोकेट कर दीजिए बाई 2, ये क्या हो जाएगा, σ1 इंटू σ2 बाई σ1 प्लस σ2। सो सिग्मा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू σ1 इंटू σ2 बाई σ1 प्लस σ2। तो ये भी आप फार्मूला याद रखेंगे, बहुत बार यूज में आएगा। और मैंने 11th क्लास में ये बात डिस्कस किया था, वहाँ सिग्मा के जगह पर K1 और K2 लिया था, याद है, K1 और K2 लिया था, तो ये भी मिल गया हमें। अब हम पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं, चलिए। नाउ वी हैव सेकेंड टाइप ऑफ ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। देखो पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है, अगर आपके पास n रजिस्टर है और तो एक रजिस्टर के 2 फ्री टर्मिनल होते हैं, तो एक सभी रजिस्टर के एक टर्मिनल बैटरी के एक टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो और रिमेनिंग दूसरा सभी टर्मिनल बैटरी के दूसरे टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो वैसे ग्रुपिंग को पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर कहते हैं, राइट। डायग्राम से मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा क्लियर होगा, ज़रा देखेंगे। जरा देखेंगे डायग्राम को, ज्योमेट्री को अच्छे से देखिए आप लोग। उसी तरह से ये एक और पॉइंट है, जरा देखिए ये n रजिस्टर है और सबके एक जो फ्री टर्मिनल है वो एक जगह पर कनेक्ट हो गए और रिमेनिंग फ्री टर्मिनल एक जगह पर कनेक्ट हो गए। इस पॉइंट को मैं A कह दिया और इस पॉइंट को B।
इसको मैं कहता हूँ R1, इसको कहता हूँ R2, इसको कहता हूँ R3, इसको कहता हूँ Rn, सॉरी इसको R4 और इसको क्या कर दूंगा मैं Rn। तो ज़रा देखेंगे ध्यान से। अब इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से कर दिया बैटरी से कनेक्ट। जब बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो जैसे ही स्विच को हम लोग ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये करंट सप्लाई करेगा, ठीक है। अब करंट सप्लाई कर रहा है तो हमने क्या देखा कि यहाँ से जैसे ही ये करंट आएगा, इस करंट को जाने के लिए n रूट्स हैं, n रास्ते हैं। तो कुछ करंट इसमें चला जाएगा, चलो मैंने कहा I1, कुछ इसमें चला जाएगा I2, कुछ इसमें चला जाएगा I3, कुछ इसमें चला जाएगा I4 और कुछ इसमें चला जाएगा IN। और जो करंट जाएगा वो इधर से वापस होते हुए फिर से निकलेगा और ये फिर हो जाएगा I। यहाँ था I तो यहाँ भी क्या हो जाएगा I, और जितना बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला उतना ही नेगेटिव टर्मिनल में वापस फिर आएगा। सुनेंगे ज़रा ध्यान से। अगर ये पैरेलल ग्रुपिंग है तो पहले तो मैंने एक ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन दिया, इसका कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है कि दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाए बैटरी से कि सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए। और पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी सेम होगा जब सारे के सारे रजिस्टर डायरेक्टली उस बैटरी से कनेक्टेड होंगे। ज़रा देखें, उस सोर्स से कनेक्टेड होंगे। तो हमने कहा कि भाई ये पैरेलल ग्रुपिंग है। तो पैरेलल ग्रुपिंग है, इतना सारा रजिस्टर मिलकर करंट कितना ड्रॉ किया बैटरी से आई। तो मेरा कहना है कि एक ही रजिस्टर लाओ, एक ही रजिस्टर लाओ और जितना सब रजिस्टर मिलके बैटरी से करंट खींच रहा है, ये उससे अकेले उतना ही करंट खींचे तो इस रजिस्टर को कहेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर और इसके रेजिस्टेंस को कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब जरा सुनेंगे ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि इसमें किसका आखिर डिवीजन हुआ है, इसमें किसका डिवीजन हुआ है। क्योंकि पहले जब सीरीज में था तो सभी रजिस्टर के क्रॉस सेम था करंट, तो डिवीजन किसका हुआ, वोल्टेज का। लेकिन अभी के केस में सबके अक्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, डिवीजन किसका हुआ है, करंट का। तब मेरे मन में एक और प्रश्न आएगा कि किसके अक्रॉस ज़्यादा करंट होगा और किसके अक्रॉस कम। चलो इसको बाद में आंसर करते हैं, पहले तो ये देखते हैं। तो चलो भाई, आई करंट यहाँ से मिला और ये आई करंट जो निकला इससे कितने करंट में डिवाइड हो गया, n। तो I1 प्लस I2 डॉट डॉट प्लस IN। अब फ्रॉम ओम्स लॉ से हमको तो पता ही है V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। सो I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। ये तो फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे। तो जरा बताइए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ये भी है तो इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V, इसके अक्रॉस भी V। लो जी, V हो गया। अब एक सबके अक्रॉस V है, तो अगर मैं पूछूं कि इसके अक्रॉस क्या होगा, तो ये भी V होगा। तो V को हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे V, I का वैल्यू चाहिए तो I बराबर क्या लिखेंगे, V बाई आर इक्विवेलेंट। I1 बराबर क्या लिखेंगे, V बाई R1, I2 बराबर V बाई R2 डॉट डॉट V बाई RN। सो हमको V तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 डॉट डॉट प्लस 1 बाई RN। राइट। देखिए, जब सीरीज ग्रुपिंग हम लोग कर रहे थे ना, तो उसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा था। और जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो जो सर्किट करंट ड्रॉ करेगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो जो करंट ड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी उस सर्किट की वो कम हो जाएगी।
लेकिन यहाँ देखते हैं कुछ हम और कि यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट रहा है। देखेंगे जरा कैसे। अगर मैं कहता हूँ ये आर इक्विवेलेंट मिल चुका है आपको, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ आपके लिए। इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 डॉट डॉट बराबर Rn बराबर R, अगर सभी के सभी रजिस्टर का रजिस्टेंस सेम हो जाए तो 1/R इक्विवेलेंट को हम लिखेंगे 1/R प्लस 1/R डॉट डॉट प्लस 1/R, मतलब N/R इक्विवेलेंट R हो जाएगा। और इसको कुछ लोग RP के नाम से भी डिनोट करते हैं, RP, चूँकि पैरेलल ग्रुपिंग है तो R इक्विवेलेंट को हम लोग RP भी यहाँ हम कह दे रहे हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, N/R। ठीक, तो RP बराबर अब कितना हो जाएगा, R/, जरा देखो पहले क्या हो गया था, N इक्वल को रखे थे तो N इंटू R, यहाँ क्या होगा R/N, मतलब घट गया। और जब ये सर्किट से जब करंट खींचेगा I बराबर तो V/R इक्विवेलेंट, राइट। तो देखो तो जब रेजिस्टेंस घटाना हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस घटाना हो तो कौन सा ग्रुपिंग, पैरेलल। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ाना हो तो कौन सा ग्रुपिंग, सीरीज। घटाएंगे बढ़ाएंगे क्यों, क्योंकि करंट को ड्रॉ करने के लिए। जब करंट ज़्यादा खींचना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा खींचना है तो किस में, पैरेलल में। कम से कम ड्रॉ करना है तो किस में, सीरीज में। अब देखेंगे ज़रा, अगर दोनों का कोई मेरे से रेशियो पूछता है RS/RP तो N इंटू R/R/N, सो RS/RP इज इक्वल टू हो जाएगा N²। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है और ये यूज होगा, इस पर न्यूमेरिकल भी आएंगे। अगर N आइडेंटिकल रजिस्टर्स को पहले सीरीज में कनेक्ट किया जाए फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो दोनों के रेशियो क्या हो जाएंगे, N²। जैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूँ कि 5 आइडेंटिकल रजिस्टर है और ईच रजिस्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है। पहले पांचों को सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पांचों को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो N² 25। दिमाग में रहेगा ये बात। चलो ये तो हो गया। अब मैं कुछ स्पेशल केस लेता हूँ फॉर टू रजिस्टर, ज़रा देखेंगे। फॉर 2 रजिस्टर, ग्रुपिंग पैरेलल ही है लेकिन हमने ना 2 रजिस्टर लिया तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हम लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2। सो R इक्विवेलेंट बराबर इसको सोल्व करेंगे तो मिल जाएगा R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। ये वाला फार्मूला आप लोग दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। अब जरा देखेंगे, मेरे से कोई कहता है कि जब N रजिस्टर था, पैरेलल में ग्रुपिंग था, तो किस में कितना करंट होगा। 2 को मैं अभी लिख के दिखाता हूं, 2 को जरा देखेंगे भाई। दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। करंट ये सप्लाई किया I, तो इधर करंट कितना चला जाएगा, मैं मानता हूँ I1, इसमें मानता हूँ I2, ये बाहर निकलेंगे और इधर से होते हुए फिर से क्या हो जाएगा I, इस टर्मिनल में आ जाएगा। तो मेरे से कह रहा है कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसके अक्रॉस भी, लेकिन करंट तो अलग अलग है दोस्तों। तो किस में करंट ज़्यादा होगा और किस में करंट कम, तो जरा ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से। 2 रजिस्टर मैंने लिया, ठीक है। तो जरा बताओ भाई, दोनों के अक्रॉस से जितने भी रजिस्टर होगा, जितना भी रजिस्टर होगा, सबके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो जरा एक बात देखो, I बराबर क्या होता है, V/R,
ये भी तो सब में कांस्टेंट है ना, बोलो हाँ या ना। चूंकि पैरेलल में है तो अब से कांस्टेंट होगा। तो यहाँ क्या है, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब दोनों का अगर रेशियो पूछा जाए करंट का I1/I2 तो ये क्या हो जाएगा R2/R1। मतलब ये कह सकते हैं कि जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट ज़्यादा खींचेगा और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो करंट कम खींचेगा। अच्छा ये 2 के लिए था ना, N भी तो हो सकता है, चलो हम निकाल लेते हैं। अब I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, I1 बराबर क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, V/R इक्विवेलेंट। अब V/R इक्विवेलेंट हमको I1 और I2 चाहिए, सॉरी V/ ऐसे ज़रा देखेंगे ध्यान से। अब हमको निकालना है तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे V1। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि ये भी नहीं देगा, यहाँ से कह रहा है कि I करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है। तो अब बताओ I करंट जब जा रहा है तो ये I करंट दिया हुआ है तो I के फॉर्म में इस रिलेशन को हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो अगर I का हम पहले फार्मूला निकाल लेते हैं तो I बराबर बोलो क्या हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। V और R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो अभी मैंने 2 के लिए क्या लिखा R1 × R2/R1 + R2। तो हमको बोलो क्या मिल जाएगा V × R1 + R2/R1 × R2। अब मेरे को क्या चाहिए, I1 चाहिए। तो I1 बराबर क्या है V/R1, V/R1 और I हमको मिल चुका है, ज़रा देखेंगे। हाँ अब देखो ज़रा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से V के टर्म में ये V बराबर क्या मिल जाए, हमको मिल जाएगा I × R1 × R2/R1 + R2। अब मेरे को क्या चाहिए, अब चाहिए I1। तो I1 बराबर क्या लिखेंगे V/R1। तो V का वैल्यू अभी क्या मिला है, ज़रा देखेंगे ध्यान से। V का वैल्यू हमको क्या मिला है, V का वैल्यू मिला है I × R1 × R2/R1 + R2। ये मिला V का वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 1/R1। तो R1 से R1 खत्म, तो क्या हो जाएगा I1 = R2/R1 + R2 × I। ठीक, उसी तरह से अगर मेरे से कोई I2 पूछता तो क्या लिखते R1/R1 + R2 × I। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, जैसे 2 रजिस्टर हैं और इस सर्किट में I करंट एंटर कर रहा है, तो कोई मेरे से पूछेगा इसमें करंट कितना जाएगा और इसमें, तो जब इसमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट रजिस्टर बाय टोटल रेजिस्टेंस, और इस रूल को कहते हैं करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल ये बार बार ना न्यूमेरिकल में आएगा कि किस में कितना करंट पास करेगा। तो जब I1 निकालना है तो R2/R1 + R2 × I, I2 निकालना है तो R1/R1 + R2 × I। करंट डिवीजन रूल को हम लोग लगाएंगे। चलो अब तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीख चुके हैं। अच्छा ये तो 2 रजिस्टर था, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तब कैसे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जो भी पूछे, जिस रजिस्टर की बात पूछे, आप क्या करो कि सिंपल करंट निकाल लो, सिंपल करंट निकाल लो और करंट को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, और जहाँ भी आपको निकालना है कि इसके अक्रॉस करंट कितना होगा तो क्या लिखेंगे, करंट I बराबर V/R इक्विवेलेंट। ठीक है,
और आप उस काम को कर सकते हैं कि V को I के टर्म में निकाल लो और ये आंसर सारा का सारा मिल जाएगा। अब हम निकालना चाहेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, जो कि मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। टाइम ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू और अगले क्लास में मिलते हैं।